ॐ यस्मिंश्चित्तगुं सर्वमेतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ यस्मिंश्चित्तगुं सर्वमेतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मैं बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी से विश्वनाथ मिश्र आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज बोलने का अवसर दिया है और इसके लिए मैं विशेष रूप से अनंत आशुतोष जी का, हेरिटेज सोसाइटी का और श्री गुरु गुरु गोविंद सिंह कॉलेज पटना का आभार मानता हूं। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जो भी सहभागी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और मैं यह कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई बहुत ही ऐसी बात कह पाऊंगा जो अब तक न कही गई होगी। फिर भी मेरा प्रयास यह होगा कि इस पूरे व्याख्यान को मैं रिविजनिस्ट अप्रोच से अलग ले जाकर एनालिटिकल और क्रिटिकल अप्रोच से इस विषय को समझने का प्रयास करूं। संभव है कि हमारी कुछ स्थापनाओं के प्रति जो भी श्रोता बंधु हमारे विद्वत जन यहाँ उपस्थित हैं, उनकी असहमति हो। फिर भी मैं प्रारंभ में ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकादमिक दुनिया की यही सुंदरता है, उसकी यह ब्यूटी है कि यहाँ पर कम से कम हम असहमत होने के लिए तो सहमत हो ही सकते हैं। इस संक्षिप्त नोट के साथ मैं अपने उस मूल विषय पर आता हूं जिसके लिए आप लोगों ने मुझे आज आमंत्रित किया है। यद्यपि इस विषय पर मैंने लगभग भारत भर के अधिकांश प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में भाषण दिया है और मेरा भी एक अनऑर्गेनाइज्ड यूट्यूब चैनल है, डिस्कवरिंग नॉलेज ऑफ विथ विश्वनाथ मिश्रा। उस पर वो सब लेक्चर उपलब्ध भी हैं। मैं शुरू में ही कह रहा हूं कि वो बड़ा ही अनऑर्गेनाइज्ड है। लॉकडाउन के समय में अपने विद्यार्थियों से जुड़ने के लिए उसको बनाया था। तो चलिए हम अब आज के बात की शुरुआत करते हैं। आज का जो विषय हमने लिया है वह है कॉन्सेप्चुअल डीकोलोनाइजेशन ऑफ नेशनलिज्म, या इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं राष्ट्रवाद का अवधारणात्मक रीऔपनिवेशीकरण। सबसे पहले तो ये बात आती है कि यह मुद्दा आता कहां से है। हमको क्यों राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसको डीकोलोनाइज्ड करने की जरूरत है। इसके दो मुख्य वजह हैं। एक मुख्य वजह तो इसकी यह है कि दुनिया में जो दो बड़ी विभीषिकाएं आई महायुद्धों के रूप में, उसमें राष्ट्रवाद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में जो सबसे बड़ी त्रासदी आई उसके पीछे राष्ट्रवाद एक प्रेरक तत्व के रूप में काम कर रहा है। तो जाहिर है कि यदि हम उस दृष्टि से किसी भी तरह के राष्ट्रवाद को और राष्ट्रवाद पर आधारित पहचान को गढ़ने का प्रयास करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम दुनिया को किसी न किसी युद्ध की ओर ले जाएंगे। और इस लिहाज से जरूरत पड़ती है कि हम राष्ट्रवाद को, उस तरह की जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है, उससे हम डीकोलोनाइज करने का प्रयास करें। एक वजह तो यह है। इसका जो दूसरा वजह है वह यह है कि दुनिया में अनेक सभ्यताएं समय समय पर विकसित हुई
और सभी सभ्यताओं में किसी न किसी तरह के राष्ट्रवाद की चर्चा हुई, लेकिन उन सब में जो भारत का राष्ट्रवाद है वह एक विशिष्टता रखता है, उसकी एक विशेष पहचान है। और उस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवाद को अभी दुनिया के फलक पर सैद्धांतिक रूप से उपस्थापित नहीं किया जा सका है, या जितना किया जाना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। और उसको स्थापित करने के लिए हमें जो पश्चिम का राष्ट्रवाद है, जो अन्य सभ्यताओं का राष्ट्रवाद है, उसे पूर्व पक्ष के रूप में रखना होगा और तब जाकर के अपनी बात कहनी होगी। तो ये दो दृष्टिकोण है, आधार है, जिसके आधार पर राष्ट्रवाद के अवधारणात्मक विऔपनिवेशीकरण की बातचीत होती है। अब सबसे पहले हम यह समझ लेने का प्रयास करें कि जब हम राष्ट्रवाद के अवधारणात्मक विऔपनिवेशीकरण की बात कहते हैं तब वास्तव में इसका क्या अर्थ हुआ करता है। और इस लिहाज से हम जो यहाँ विद्यार्थी समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि नेशनलिज्म का जो दुनिया भर का साहित्य है उसको हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक वह पक्ष जो राष्ट्रवाद के यूरोसेंट्रिक डिस्कोर्स को, जिसको हम कॉलोनियल पावर्स का डिस्कोर्स कह सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा है वह कॉलोनाइज्ड कंट्रीज का जो नेशनलिज्म को लेकर डिस्कोर्स है उससे जुड़ा हुआ है। और इन दोनों की अपनी अपनी विशिष्टताएं भी हैं और अपनी अपनी कमियां भी हैं, और दोनों के अपने अपने इनर कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं। और इस लिहाज से जब हम नेशनलिज्म को यूरोसेंट्रिसिज्म से मुक्त करने का एक प्रयास करते हैं, जिसमें नेशनलिज्म की जो लोगोसेंट्रिक मीनिंग होती है उससे मुक्त करने का प्रयास करते हैं, तो यह राष्ट्रवाद के अवधारणात्मक विऔपनिवेशीकरण का एक पहला अर्थ संदर्भ होता है। इसका जो दूसरा अर्थ संदर्भ है वह, यदि हम पार्थ चटर्जी की खास करके दो रचनाओं को देखें, पहली तो नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड कोलन और डेरिवेटिव डिस्कोर्स, और दूसरा द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्रीज। इन दो रचनाओं के आधार पर जो पार्थ चटर्जी ने बेनेडिक्ट एंडरसन से एक सवाल किया है। बेनेडिक्ट एंडरसन की वह प्रसिद्ध रचना इमेजिन्ड कम्युनिटी, जिसे हम सब लोग परिचित हैं और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि आज के समय में, हमारे समय में जो राष्ट्रवाद पर सबसे अंतिम विश्व प्रसिद्ध कृति आई है वह यही है। तो वहां पार्थ चटर्जी इमेजिन्ड कम्युनिटी का संदर्भ लेते हुए एक सवाल करते हैं कि हुज इमेजिन्ड कम्युनिटी, मतलब किसका कल्पित समुदाय। तो किसका कल्पित समुदाय की जब बात वो करते हैं तो वह कल्पित समुदाय को परिभाषित करने में हम पश्चिम के नजरिए का सहारा लेंगे या हम अपनी कोई स्वकीय दृष्टि का सहारा लेंगे, इस चीज का जिक्र करते हैं। और यहां एक महत्वपूर्ण बात आती है कि क्या यदि हम कॉलोनियल पावर्स के डिस्कोर्स को स्वीकार नहीं करते हैं तब हम हमारे ही देश में जो इंटरनल कॉलोनियलिज्म का एक प्रोसेस चल रहा है उसके प्रति क्या नजरिया अपनाएंगे। यह एक तरीके से जो ग्रेट ट्रेडिशन का डिस्कोर्स है और उसके ऊपर जो कई बार सबाल्टर्न स्टडीज इत्यादि के आधार पर, फेमिनिस्ट स्टडी के आधार पर जो आक्षेप लगाए जाते हैं वह इससे संदर्भ बनता है कि क्या हम इन आक्षेपों को मानेंगे कि हमारे यहाँ कोई एग्रेसिव एसिमिलेशन का प्रोसेस नहीं था, या हम स्वीकार करेंगे कि एग्रेसिव एसिमिलेशन का कोई प्रोसेस था। इस संदर्भ में हम एक दूसरा अर्थ संदर्भ लिया करते हैं, कॉन्सेप्चुअल डीकोलोनाइजेशन ऑफ नेशनलिज्म का। हम एक इसका तीसरा अर्थ संदर्भ भी लिया करते हैं, और वह अर्थ संदर्भ हमारे पास तब आता है जब हम राष्ट्रवाद को समझने के लिए कार्ल मार्क्स और
ग्रामसी जैसे लेखकों की जो दृष्टि है उसका सहारा लेते हैं, जहां पर इन दोनों ने यह कहने की कोशिश की कि राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जो शासकीयता की मनोवृत्ति उत्पन्न करती है, यानी कि यह गवर्नमेंटलिटी उत्पन्न करती है। आगे चल करके फूको ने भी इस पर काम किया था। और यदि हम इस दृष्टि से राष्ट्रवाद को देखने की कोशिश करते हैं, तब राष्ट्रवाद के प्रति जो महानता का अर्थ बोध होता है वह लगभग खत्म सा हो जाता है। तो इस संदर्भ में हम क्या कहेंगे? क्या हम ग्रामसी और फूको के एंगल को एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे होंगे, या हम इसके प्रति भी क्रिटिकल लेंस लेंगे और इसका खंडन करने का प्रयास करेंगे? और यदि खंडन करने का प्रयास करते हैं तो यह भी एक तीसरा अर्थ संदर्भ होता है जो कॉन्सेप्चुअल डीकोलोनाइजेशन ऑफ नेशनलिज्म से जुड़ा हुआ है। इसका एक चौथा अर्थ संदर्भ होता है, और उस अर्थ संदर्भ को हम तब सामने अपने ले आ पाते हैं जब हम एडवर्ड सईद का जो ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट है, हम ओरिएंटलिज्म के एंगल से जब नेशनलिज्म को समझने का प्रयास करते हैं, तो वह उसके जरिए भी हम राष्ट्रवाद के अवधारणात्मक विऔपनिवेशीकरण का काम कर रहे होते हैं। और यहां पर दो चीजें आकर के जुड़ती हैं। एक तो यह जुड़ता है कि हमारे ही समाज में यदि कोई ऐसा तबका उत्पन्न हो रहा है जो पश्चिम को अपना आदर्श मानता है, तो जाहिर सी बात है कि वह अपने यहाँ के राष्ट्रवाद को पश्चिम के नजरिए से परिभाषित करने का प्रयास कर रहा होगा, और हमें उसके प्रति भी सतर्क रहने की जरूरत है। और दूसरी चीज जो यहाँ आती है, मैंने कहा कि दो बातें आती हैं, और दूसरी चीज यह आती है कि पश्चिम ने जिस तरीके से हमारे राष्ट्रवाद को परिभाषित किया, हम यदि उसमें कमियां हैं उसके कमियों को रेखांकित करेंगे और उससे भी मुक्त होने का हम प्रयास करेंगे। ये चार अर्थ संदर्भ थे, और एक अंतिम अर्थ संदर्भ के रूप में हम आज की अपनी चर्चा में कॉन्सेप्चुअल डीकोलोनाइजेशन ऑफ नेशनलिज्म का संदर्भ लेंगे, और वह आता है जूलिया क्रिस्टेवा की एक रचना है नेशंस विदाउट नेशनलिज्म। और यहां यह सवाल आता है कि राष्ट्रवाद में महिलाएं क्यों शामिल नहीं हैं, या इसी का जब हम और विस्तृत फलक बनाएंगे तो जो वंचित तबका है वह राष्ट्रवाद में शामिल क्यों नहीं है, और यदि शामिल है तो वह किस तरह से शामिल हुआ है। अब हम यह देखने का प्रयास करें, यह तो एक अर्थ संदर्भ, हम कॉन्सेप्चुअल डीकोलोनाइजेशन का क्या मीनिंग लेंगे, इसके लिए मैंने 5 अर्थ संदर्भों को तलाशने की कोशिश की। अब हम बहुत संक्षेप में यह जान लेने का प्रयास करते हैं कि हम इस संदर्भ में राष्ट्रवाद को और राष्ट्र को कैसे परिभाषित करेंगे, उसमें यूरोप और भारत कहां पर आकर के मिलते हैं और कहां पर आकर के अलग हो जाते हैं। और इस लिहाज से मैं एक बात जो हॉब्सबॉम, गेलनर, स्मिथ, एंडरसन, जो बड़े विचारक हैं राष्ट्रवाद के, उनके एक मीमांसा की ओर ले जाना चाहता हूं। इन सभी लोगों ने कहा कि राष्ट्रवाद एक राजनीतिक और आधुनिक अवधारणा है, और इसमें हॉब्सबॉम यह एंगल लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के समय में जो एक तबका विकसित हुआ जिसका बेस्टिली के पतन में योगदान है, उनमें जो एकता आई थी वह पहली पहली ऐसी एकता थी जिसको राष्ट्रवाद के धरातल पर समझा जा सकता है। ऐसा एंगल वो इसलिए लेते हैं कि इस क्रांति में उन्होंने देखा कि जो असंतुष्ट समुदाय है वह धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग इत्यादि के भेदभाव को भुलाकर एक हुआ। और एक किस चीज के लिए हुआ? एक हुआ एक ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए जिसके जरिए वह व्यवस्थागत परिवर्तन कर सकता था। राष्ट्रवाद का एक उभार यहां से देखने को मिलता है। हॉब्सबॉम इस एंगल को लेते हैं।
लेकिन इस एंगल को यदि लिया जाए तो राष्ट्रवाद में शुरू से ही एक बात अंतर्निहित हो जाएगी कि यह इलीट कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट है। और यदि नेशनलिज्म इलीट कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट ही है, तब इसको इतना महिमा मंडित करने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से हर इलीट कॉन्फ्लिक्ट समाज में विकृतियों को लेकर के आता है, उसी तरीके से राष्ट्रवाद भी विकृति लेकर के आएगा। हॉब्सबॉम ने जो यह एंगल लिया, चूंकि हॉब्सबॉम एक मार्क्सिस्ट राइटर हैं, आगे चल करके उनको नेशनलिज्म को मार्क्सिस्ट एंगल पर खारिज करना है, इस लिहाज से तो उनका ये स्कीम सही है। लेकिन फ्रांस के ही एक राइटर हैं अर्नेस्ट रेनन, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अतीत को भूलने में राष्ट्रवाद निहित है। जब कोई समुदाय अपने अतीत को भूलता है, तब जाकर के राष्ट्रवाद की वहां पर उत्पत्ति होती है। ये आज हमको सुनने में थोड़ा सा इसमें अंतर विरोध सा लगता है, क्योंकि जब भी कहीं राष्ट्रवाद की बात होती है तो उसमें अतीत और उसके गौरव गान की बातचीत हुआ करती है, और वास्तव में ऐसा है भी। तो सवाल ये उठता है कि अर्नेस्ट रेनन क्यों ऐसा कह रहे हैं। इसकी वजह यह है कि रेनन ने कहा कि अतीत में प्रत्येक समुदायों के पास ऐसे काले अध्याय होते हैं, संघर्षों का ऐसा क्षण आया हुआ होता है जिसमें एक समुदाय दूसरे समुदाय का दुश्मन बन गया होता है। और यदि ऐसी स्मृतियों को हम सदैव याद रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे भीतर वह मनोवैज्ञानिक एकता नहीं आ पाएगी जिस मनोवैज्ञानिक एकता को हम राष्ट्रवाद का मूल आधार मानते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो अतीत के काले अध्याय हैं, उनको भूल जाने में ही राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है, इसी से राष्ट्रवाद विकसित होता है। यह रेनन का एक ऐसा एंगल है जिस एंगल से यदि हम भारत के राष्ट्रवाद को समझने की कोशिश करें, और खास करके हमारे जो क्लासिकल टेक्स्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करें, तो हमारे सामने एक अद्भुत विशिष्टता के रूप में भारतीय राष्ट्रवाद का संदर्भ प्रकट होता है। और उसको हम ऐसे देख सकते हैं, आप चाहे दुर्गा सप्तशती को देख लीजिए, आप चाहे गीता को देख लीजिए, आप चाहे शिव पुराण या तमाम ऐसे जो ग्रंथ लिखे गए हैं जहां पर युद्धों का वर्णन है, उनको देख लीजिए। उन युद्धों में कोई ना कोई जाति इन्वॉल्व है, कोई ना कोई क्षेत्र इन्वॉल्व है, कोई ना कोई पहचान इन्वॉल्व है। लेकिन हमारे ऋषियों ने उन संघर्षों की जिस प्रकार से मीमांसा की है, वहां पर उस पहचान को खत्म कर दिया है, और उस पहचान की जगह पर मूल्यबोध जनित संघर्ष को सामने ला करके इतिहास की व्याख्या करने की कोशिश की है। और इसे ही हम इतिहास की आध्यात्मिक व्याख्या कहते हैं। ऐसा प्रयास यदि हजारों साल से भारत में नहीं हो रहा होता, तो इसका परिणाम एक ऐसी समग्र एकता जिसको हम भारतीयता कहते हैं, वह हमारे समक्ष विकसित नहीं हो पाती। एक उदाहरण से इसको यदि हम समझने की कोशिश करें कि बाणासुर को यदि हम राक्षस नहीं बनाए होते, बाणासुर को यदि हम कोई जनजातीय तबके के व्यक्ति के रूप में देख रहे होते, तो जाहिर सी बात है कि वह जनजातीय तबका हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है वह उससे जुड़ने की कोशिश नहीं करती। इसी प्रकार चाहे महाभारत हो, चाहे दुर्गा सप्तशती हो, हम लोगों ने यही करने की कोशिश की है। और यह एक ऐसा प्रयास था जिसमें हम उस अतीत को भूल रहे थे जो अतीत हमारे लिए काला था, दुखदाई था। ये रेनन भी ऐसा कहते हैं। फर्क ये है कि रेनन वो बात 18वीं 19वीं शताब्दी के दहलीज पर कह रहे हैं, और हम इस परंपरा के शुरू से ही वाहक रहे हैं। अब ऐसे में सवाल आता है कि हम राष्ट्रवाद को एक
प्री मॉडर्न इंसिडेंट माने, या इसको हम एक मॉडर्न फेनोमेना के रूप में देखें। सामान्यतः भारत में भी ऐसे अनेक विचारक हैं जो मानते हैं कि भारत अंग्रेजों के आने के बाद एक राष्ट्र बना और यहाँ राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। ऐसे लोगों में अंबेडकर का भी नाम आता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने यह माना कि भारत में राष्ट्रवाद एक अतीत की घटना है, यह इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो जाती है। इसमें विवेकानंद भी हैं, यहां तक कि इसमें जवाहरलाल नेहरू भी हैं, इसमें गांधी भी हैं, इसमें तिलक भी है। लेकिन पश्चिम में यह विचार नहीं चल पाई। लेकिन यह कह देना कि पश्चिम में यह नहीं माना गया कि राष्ट्रवाद एक प्राचीन समाज की भी परिघटना है, यह स्वयं पश्चिम के प्रति न्याय नहीं होगा। क्योंकि यदि हम हॉब्सबॉम को ही पढ़ते हैं तो हॉब्सबॉम ने नेशनलिज्म सिंस 1748, या ये डेट थोड़ा मिस कर रहा हूं, जो उनकी बहुत महत्वपूर्ण किताब है, उसी किताब में दूसरे और तीसरे चैप्टर में वे प्रोटो नेशनलिज्म की भी बात करते हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि मॉडर्न नेशनलिज्म से पहले भी प्री नेशनलिज्म जैसी कोई चीज है। तो सवाल यह आता है कि पश्चिम ने उस राष्ट्रवाद को पहचानने की कोशिश क्यों नहीं की, और यदि की भी तो वह किस तरह की है। यहां पर हम पश्चिम से ही उनके दो संदर्भों को सामने रखने की आपके समक्ष कोशिश करते हैं। एथेंस और स्पार्टा की लड़ाई आप सबके जेहन में होगी, कहीं ना कहीं आप चाहे किसी भी विधा से जुड़े हों उससे परिचित जरूर होंगे। जब एथेंस पराजित हो गया तो वहां पर पेराक्लीज का एक अंत्येष्टि भाषण है, जिसमें वह एथेंस के ऐसे सैनिक जो वीर गति को प्राप्त हुए थे उनके सम्मान में बोल रहा है। उस भाषण को देखिए। उस भाषण में वह कहता है कि हम सबको एथेंस के गौरव को स्थापित करने के लिए एथेंस की प्रतिमा अपने दिल में गढ़नी होगी और सतत इसका स्मरण रखना होगा। यहां पर उन लोगों ने राष्ट्रवाद क्यों नहीं खोजा, जबकि हम लोग जब बंकिम चंद्र चटर्जी को पढ़ते हैं, जहां पर तुम्ही प्रतिमा हृदय गढ़ी गढ़ी शब्द आता है, तो हम लोग उसको राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं। मतलब ऐसे रुझान, ऐसे संकेत पश्चिम में भी तो हैं। एक एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब सिकंदर पोरस पर आक्रमण करने वाला है, सेनाएं उसकी बहुत थक गई हैं, एक तरीके से वो वापस आना चाहती हैं, विद्रोह भी हो सकता है, इस तरह की उनकी मनोदशा है, पर सिकंदर आगे बढ़ना चाहता है। और तब सिकंदर ने भी उस वक्त एक विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था, और उस भाषण में उसने कहा कि संभव है कि जिनसे आप लड़ने जा रहे हैं उनकी ओर से भी हमारे कुछ भाई बंधु हमारे खिलाफ लड़ने के लिए चले आए, लेकिन वे लोग पैसे के लिए लड़ रहे होंगे, वे लोग सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए लड़ रहे होंगे, लेकिन आप, ये जो यूनान की सभ्यता है, ग्रीक की सभ्यता है, एथेंस का गौरव है, उन सबों को बढ़ाने के लिए, उन सबों को प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। इसमें भी राष्ट्रवाद की झलक मिलती है। लेकिन पश्चिम में जिस तरीके से राष्ट्रवाद को परिभाषित किया गया, उसमें इन संदर्भों को नहीं लिया गया। इतना ही नहीं, पश्चिम में जो स्टोइक चिंतन विकसित हो रहा था, एपिक्यूरिक चिंतन विकसित हो रहा था, सिनिक चिंतन विकसित हो रहा था ग्रीक एज के बाद, उसमें भी इन सबों की एक धारा देखने को मिलती है। और खास करके सिसरो, जो प्राकृतिक विधि का जनक माना जाता है, उसने तो प्रकृति में जो समानता है उसको देख करके विधि और राज्य व्यवस्था के लिए बहुत से निर्देश बताए, और एकता को रोमन साम्राज्य का जो सबसे बड़ा गुण माना गया था उस वक्त, उसकी आधारशिला रखने की कोशिश की, दार्शनिक आधारशिला रखने की कोशिश की।
तो राष्ट्रवाद जो कि एकता का सबसे बड़ा आधार है, यहां तक कि वो धर्म से भी बड़ा आधार है और जातीयता से भी अधिक बड़ा आधार है, उसको पश्चिम के लोगों ने क्यों नहीं देखा? इसके दो वजह हैं। इन दो वजहों की चर्चा कर लें, उसके बाद हम भारत पर आते हैं। पहली वजह तो ये है कि जिस तरीके से हम हिंदू लोग बहुदेववादी हैं, उसी प्रकार से ग्रीक सभ्यता को देखिए, जिसके बारे में पश्चिम आज भी अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता है, जहां पर उसको मिलता है कि विवेक के प्रयोग से संस्थाओं को, विचारों को सूत्रबद्ध करने की कोशिश की गई है। एक तरीके से हम लोगों का जो उपनिषद काल है, पश्चिम के लोग ग्रीक काल को उसी तरीके से देखते हैं। वहां पर सुकरात को जो मृत्यु दंड दिया गया, उसके पीछे वजह क्या है? सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया, इसके लिए उसके ऊपर आक्षेप लगाया गया कि वह एक ऐसी नैतिकता का सूत्रपात कर रहा था जो युवाओं को भ्रष्ट कर रहा था। और हकीकत क्या है, सुकरात कर क्या रहे थे? सुकरात एक तरह के एकत्ववाद की बात करने लग गए थे। तो सवाल यह आता है कि बहुदेववाद के भीतर एकत्ववाद को भी एक ईश्वर के रूप में क्यों नहीं स्थापित कर दिया जा सकता है? भारत में तो ऐसा किया गया। हम सबको ये पता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के लगभग 67 साल के बाद ही वो प्लेटो का टाइम आता है, मतलब दोनों में कोई बहुत बड़ा लंबा अंतराल भी नहीं है। भारत में क्या हुआ कि जो बात सुकरात कहने की कोशिश कर रहे थे, उससे मिलती जुलती बात बुद्ध भी यहां कर रहे थे, लेकिन बुद्ध को बहिष्कृत नहीं किया गया। बुद्ध को हम लोगों ने बहुदेववाद के अंतर्गत ही एक देवता के रूप में स्थापित कर लिया। मतलब जो नए विचार उत्पन्न हो रहे थे, उन विचारों से जो चुनौती आ रही थी, उस चुनौती का सामना करने के लिए पश्चिम ने विविधता का सहारा लेने के बजाय एक रूपता का सहारा लिया, और यहां से उसके राष्ट्रवाद का जो विचार उत्पन्न हो सकता था, वह पराभूत होता है। देखिए, यूरोप ने इसी को फिर से दोहराया, खास करके जब क्रिश्चियनिटी का आगमन होता है। भारत में बहुत सारे धर्म उत्पन्न होते रहे थे और सब चल रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि क्रिश्चियनिटी के आगमन के बाद यूरोप के ही लगभग 650 से अधिक धर्म तिरोहित हो गए, और उस तिरोहन का असर यह हुआ कि यूरोप में एक जाति, एक भाषा, एक देश से संबंधित राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। मतलब वहां पर विविधता को नकारा गया, एक रूपता को अपनाने की कोशिश की गई। और खास करके जो क्रिश्चियनिटी आई, उस क्रिश्चियनिटी ने क्या किया कि जो पुरानी परंपरा है, उस परंपरा से जुड़ी हुई जो संस्कृति है, स्मृतियां हैं, उसको इतिहास के पन्नों से निकाल दिया। ये दूसरा पड़ाव था। और महत्वपूर्ण बात देखिए कि आधुनिक समय में आकर के जब पश्चिम अपने आप को फिर से परिभाषित करता है, तो इसी एंगल को वो फिर से लेता है। कैसे? जब रेनेसा के समय में मनुष्य को परिभाषित करने की बात हुई, जो हम मैकियावेली में देखते हैं, आगे चल करके हॉब्स और लॉक में देखते हैं, बेंथम में भी वो बात आती है, जॉन रॉल्स में भी वो बात आती है। उन लोगों ने मनुष्य को परिभाषित करते समय उसको पृष्ठभूमि नहीं दिया। मतलब मनुष्य को परिभाषित करने के क्रम में उसे अहिस्टोरिकल, असोशल और रैशनल बताने की कोशिश की गई। और यह कैसा है? सेल्फ इंटरेस्टेड, पावर लस्टी, स्व केंद्रित है, अहमवादी है। इस तरीके से व्यक्ति को परिभाषित किया गया। अब सवाल उठता है कि व्यक्ति यदि ऐसा ही है, वह स्वार्थी है, वह हिंसक है, वह झगड़ालू है, तब वह किसी ऐसी अवधारणा में अपने आप को क्यों बांधना चाहेगा जो उसके ऊपर दायित्व बोध का सृजन करती है?
राष्ट्रवाद एक ऐसी ही अवधारणा है। और इसीलिए मैकियावेली का एंगल देखिए, वह क्या कहता है, डुअल मोरालिटी का जो कॉन्सेप्ट आता है, वहां भी वह जो डुअल मोरालिटी है, जहां जनता की मोरालिटी अलग, शासक की मोरालिटी अलग, और शासक को किसी भी तरीके से शासन करने का जो अधिकार देता है, वह एक तरीके से राष्ट्रवाद का प्रयोग करके जनता को एकजुट करने का जो निर्देश साफ दिखाई पड़ता है, वह उसके पीछे वास्तव में एक विशिष्ट प्रकार की राजनीति है, एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है। और वहां भी यह बोध उत्पन्न होता है कि जनता में जो अपने स्टेट क्राफ्ट के जरिए एक यूनिटी डेवलप करने की कोशिश राजा करेगा, उसके पीछे उसके निहित स्वार्थ हैं, हो सकते हैं। तो ये जो ऐसे पड़ाव आ रहे थे, उसकी वजह से पश्चिम के इतिहास में एक हलचल है, और वह हलचल ऐसी है जहां पर वह बार बार अपने पहचान को बदल लेने की कोशिश करता है। और जब पहचान को ही बदल लिया जाएगा, तो सवाल यह है कि किस पहचान के आधार पर राष्ट्रवाद की बातचीत होगी। इसीलिए देखिए कि पश्चिम में जब पहली पहली बार प्रोटो हिस्ट्री, जिसकी बात मैं अभी हॉब्सबॉम के एंगल से किया था, तो हॉब्सबॉम जब प्रोटो हिस्ट्री की बात करते हैं, तो वहां पर वो राष्ट्रवाद का जो बेसिक मटेरियल है वह क्या है, उसकी चर्चा करते हैं। तो उसमें वह जातीयता को लाते हैं, मतलब जातीयता को लाते हैं, मतलब उसमें रेस आता है, उसमें एथनिसिटी आती है। तो जितने भी राष्ट्रवाद उत्पन्न हुए पश्चिम में, वो सभी का एक एथनिक बेस है, और इसीलिए वह एथनिक नेशनलिज्म है। और ये एंगल, ये प्रभाव, उनका अपना जो अध्ययन था, जिस तरीके से अपने को उन्होंने गढ़ा था, इसका असर उनके ऊपर इतना था कि आगे चल करके जब भारत में बहुत सारे उनके विचारक आते हैं, जिनमें पॉल ब्रास का भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है, मायरन वीनर का नाम महत्वपूर्ण है, ये सब ये देखते हैं कि भारत में जितनी भाषाएं हैं उतनी राष्ट्रीयताएं हैं। तो वो बोलेंगे बंगाली राष्ट्रवाद, मराठी राष्ट्रवाद, बिहारी राष्ट्रवाद, उड़िया राष्ट्रवाद, मलयाली राष्ट्रवाद, ये इस तरीके की बात करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए जब 53 के आगे भारत में भाषाई आधार पर राज्यों की मांग होने लग गई थी, तो सैलिक हैरिसन जैसे लेखकों ने यह लिखना शुरू कर दिया था कि अब तो भारत का दिन खत्म, अब ये मतलब एक डिफंक्ट नेशन के रूप में आ जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारे राष्ट्र बस जाएंगे, बन जाएंगे। ऐसे लेख उन दिनों वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह में भी काफी लिखे जा रहे थे। लेकिन कुछ अड़चने आई, कुछ हमारे समाज में हलचल हुआ, कुछ खून खराबा भी हुआ, कुछ दुर्दिन भी देखने पड़े। लेकिन भारत की वह जो अखंड एकता है, वह अखंड एकता इतनी मजबूत रही कि उन सबों का समायोजन हमारी भारतीय संस्कृति और राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत किया जा सका। और अब हम भारत के राष्ट्रवाद पर, क्यों वह पश्चिम के राष्ट्रवाद से अलग है, और क्यों हमें एक ऐसा आत्मबल प्राप्त है कि हम पश्चिम को भी कहें कि एक बार आप आईने में नहीं बल्कि दूरबीन से अपने अतीत को देखिए, आज का चेहरा मत देखिए, बल्कि अपने अतीत को पहचानिए, और उस अतीत के आधार पर आपने खुद जो राष्ट्रवाद के बारे में लिखा है उस पर विचार करिए। आपको गांधी के हिंद स्वराज की बात याद होगी, वो भी हिंद स्वराज में ऐसा ही कह रहे थे। तो भारत में जो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है, और मैं यहाँ एक संदर्भ आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय राष्ट्रवाद पर मेरी एक किताब है जो डीके प्रिंट वर्ल्ड से आई है। उस किताब का नाम है भारतीय राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का अवधारणात्मक विनिवेशीकरण। यहाँ पर एक संदर्भ पर मैं थोड़ा रुक करके आपसे बातचीत करना चाहूंगा। हम सभी प्रायः भारत में यह कहा करते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद की आद्य अभिव्यक्ति है, मतलब जहां पर यह पहली पहली बार अभिव्यक्त हुआ, वह वाक देवी सूक्त में हुआ, ऋग्वेद में।
और जनरली ऐसा जब हम कहते हैं तो एक मंत्र तक उसकी चर्चा करके बात को सीमित कर देते हैं, लेकिन हम थोड़ा उस पर आज प्रकाश ज्यादा डालना चाहेंगे। अहम राष्ट्री संगमनी वसूनाम चिकीतिषु प्रथमा यज्ञियानाम ताम माँ देवा ददधुः पुरुत्रा भुरिथास्थाम भूरिया वेशयन्ति। यह उसका पहला श्लोक है, लेकिन उसमें कुल मिला करके यही श्लोक नहीं है, बल्कि उसमें कुल मिला करके 11 मंत्र हैं, जिसमें 8 मंत्रों का विशेष महत्व है। और जब तक उन 8 मंत्रों पर हम फोकस नहीं करते हैं, तब तक हम भारत का जो राष्ट्रवाद पहली पहली बार विकसित हो रहा है उसको नहीं समझ पाते हैं। तो पहले मंत्र में जहां कहा गया अहम मित्रा वरुणोभा, इसका मतलब होता है कि मित्र और वरुण दोनों को धारण करने वाली। दूसरे मंत्र में आया था जो महत्वपूर्ण शब्द, वह था अहम सोम माहन सम। इसका मतलब होता है हविष्यान को, देवताओं को प्राप्त कराने वाली वायु तत्व है ये। तृतीय मंत्र में अहम राष्ट्रीय संगमनी, मतलब संपूर्ण भूतों में स्थित रहने वाली। चतुर्थ मंत्र में आया है मया सो अन्नमति, मतलब अन्न पर निर्भर रहने वाली सभी जातियां। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि अन्न पर निर्भर रहने वाली जातियों में वृक्षों का भी जिक्र है। पांचवें मंत्र में आया है अहमेव स्वयं इदम, मतलब सभी में जो ज्ञान और चेतना के रूप में स्थित है। छठे मंत्र में आया है अहम रुद्राय, मतलब आसुरी प्रवृत्तियों से हमारी रक्षा करने वाली। सातवें मंत्र में आया है अहम सुवे पितरमस्य, मतलब पिता के समान संरक्षण करने वाली। और आठवें मंत्र में आया है अहमेव वात इव, मतलब निष्काम भाव से कर्म हेतु प्रवृत्त करने वाली सद प्रवृत्ति। ये 8 संदर्भ लेकर के राष्ट्रवाद को परिभाषित करने की कोशिश की गई है। और उसका संक्षेप में अर्थ यह होता है कि हम उसको राष्ट्र कहते हैं, उसको राष्ट्रवाद कहते हैं जिसमें मानव जीवन की समस्त संसाधन उपलब्ध है। और मानव जीवन का संसाधन हमको पता है कि उसमें पशु जगत भी आता है, मतलब प्राणी जगत के साथ पशु जगत भी आता है, और उसमें वनस्पति जगत भी आता है। इन सब में एकता देख रही हैं कौन? आम्भृण ऋषि की पुत्री वाक देवी एक साधना कर रही थी। साधना करने के बाद जब सिद्धि प्राप्त हो गई, उनके पिता ने पूछा, बेटी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तो वो कहती हैं कि हम सबको अपने आप में और अपने को सब में देख रहे हैं, यही राष्ट्र है। और इसीलिए भारत में जो राष्ट्र शब्द की बात की जाती है, उसमें हम अपने शरीर को भी राष्ट्र कहते हैं, पथिक को भी राष्ट्र कहते हैं, कुआं को भी राष्ट्र कहते हैं, अन्न को भी राष्ट्र कहते हैं, समूह को भी राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्रानिवय विसह, जो ऐतरेय ब्राह्मण में शब्द इस्तेमाल में आया है। तो राष्ट्र का संदर्भ जब भारत में आता है तो इस संदर्भ में विकसित होता हुआ दिखता है, जहां एक समग्र एकता का बोध है। और यह एकता का बोध जो है वह पश्चिम में उस एकता बोध की तरह नहीं है जो किसी एक इलीट को पराभूत करने के लिए दूसरे इलीट के द्वारा जन्म देने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि यह जो एकता है वह ऐसी एकता है जिसको हम तुलना करने के लिए एक आध्यात्मिक एकता कह सकते हैं, धार्मिक एकता शब्द भी कह सकते थे, लेकिन धर्मों ने जिस तरीके से पंथ का रूप अख्तियार कर लिया है और इसकी वजह से अपने आप को छोटा कर लिया है, वहां यह सही नहीं है। और इसी अर्थ में राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक अभिव्यक्ति होती है, यह राजनीतिक तो है ही नहीं। अब सवाल उठता है कि जब हम ऐसा कहेंगे तब क्या इस तरह की बात को एक वैश्विक स्वीकृति मिल पाएगी, या हम इस तरह की बात सिर्फ
भारतवंशियों के बीच में भारत में ही करते रह जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कब होती है, इस पर हम कुछ प्रकाश डाल लें। और इस संदर्भ में मैं एक थीसिस जो अपनी किताब में डेवलप करने की कोशिश किया हूं, वह यह है कि जब बोलियां भाषा बनने लगती हैं, जब क्लैन या वंश ट्राइब बनने लगते हैं, और जब समूह बहिर्विवाही होने लगते हैं, ये तीन चीजों पर ध्यान दीजिए। जब बोलियां भाषा बनने लगती हैं, तो बोलियां भाषा बनने लगेंगी तब क्या परिणाम होगा कि बहुत सारी बोलियां अपने अपने कलेवर के साथ किसी भाषा में प्रविष्ट हो रही होंगी। मतलब बोलियों को बोलने वाले की जो एकता थी, उससे एक बृहद एकता का निर्माण वो तब कर रहे होते हैं जब बोलियां भाषा बनने लगती है। एक ही भाषा में कई बोलियां इसीलिए पाई जाती है। तो एक चीज तो ये हुई। दूसरी चीज मैंने कहा कि जब वंश जातियां बनने लगती हैं, वंश जब विभाजित होंगे तो जातियां बनेंगी। मतलब एक जाति में कई वंश के लोग होते हैं, इसका मतलब हुआ कि जो वंश की एकता है उसकी अपेक्षा जाति की एकता बड़ी एकता होगी। और तीसरी चीज मैंने कहा कि जब समूह बहिर्विवाही होने लगते हैं, जब बहिर्विवाही होने लगते हैं समूह, तो परिणाम क्या होता है कि जो अदर है हमारे पास, जिसके प्रति हम सशंकित थे, हम उसको एसिमिलेट करने की कोशिश करते हैं या उसमें एसिमिलेट होना चाहते हैं। और इसके लिए भी हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वाली यूनिटी की जरूरत होती है, और नेशनलिज्म यहीं से आता है। और यहां से जो आने वाला नेशनलिज्म है वह कई बार क्या करता है कि जो धार्मिक एकता की सीमाएं हैं उसको तोड़ता है, उससे आगे बढ़ता है। जो जातीय एकता की सीमाएं हैं उसको तोड़ता है, उससे आगे बढ़ता है। इसीलिए शुरू में ही मैंने कहा था कि एकता के लिए मानव जाति ने जिन भी अवधारणाओं को प्रकल्पित किया है उनमें राष्ट्रवाद सबसे बड़ी हो सकती है। फर्क यह है कि इस राष्ट्रवाद ने दुनिया में एकता बढ़ाने के बजाय दुनिया में विभाजन को बढ़ाने की कोशिश की है, भले ही वह पश्चिम जनित राष्ट्रवाद रहा हो। अब ये जो बात मैं कहा, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं कि ये आपके ही मन की उपज है या आप सिद्ध करके दिखाएंगे कि दुनिया के बड़े चिंतक या भारत के बड़े चिंतक भी ऐसा कहने की कोशिश कर रहे थे। मैं यहाँ तीन नाम आपके सामने लेना चाहूंगा। बीच बीच में चाय पी रहा हूं, माफ करिएगा, या आप भी अपने घरों में हो तो जरूर चाय पिए। सबसे पहले मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की बात आपके सामने करता हूं, और यहाँ दो बातें बिल्कुल साफ हो जाएंगी कि राष्ट्रवाद एक प्राचीन घटना है या नहीं है, आधुनिक घटना है या नहीं है। ये देखिए इसके लिए क्या एंगल लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और मैं खास करके जो विद्यार्थी समुदाय यहाँ है उनको कहूंगा कि भैया एकदम रविन्द्रनाथ को पढ़ो, तो कला की पेंटिंग से मत जोड़ो। महान विद्वान है, मतलब महानता ऐसी कि आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है कि हॉब्स बॉम, अर्नेस्ट लैनन और तमाम ये सब, उनसे संवाद करता हुआ आपको प्रसिद्ध हस्ताक्षर मिलेगा। उन्होंने कहा कि दो तरह के राष्ट्रवाद होते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। एक को उन्होंने कहा हैंडलूम टाइप ऑफ नेशनलिज्म, और दूसरे को कहा पावरलूम टाइप ऑफ नेशनलिज्म। और कहा कि जो पुराने समाजों का नेशनलिज्म है वह कैसा है, वह हैंडलूम टाइप ऑफ नेशनलिज्म है। और इसकी व्याख्या करके बताया। और ये नहीं कहा कि भारत का ही है, वो कह रहे हैं कि दुनिया में जितनी सभ्यताएं हैं सब में इस तरह का राष्ट्रवाद है। और वो कैसा है, वो हैंडलूम टाइप ऑफ नेशनलिज्म है। मतलब राज्य जो है वह करघा है, लेकिन चलता कैसे है, वो हाथ से चलता है, मतलब लोगों से चलता है। इसका मतलब राज्य के हित और लोगों के हित अलग अलग नहीं है। और ऐसी अवस्था में किस तरह का राज्य होगा, किस तरह का उस राज्य का आदर्श होगा,
तो मनु की याद आती है, कौटिल्य की याद आती है, जहां पर राजा को कैसा होना चाहिए। तो संदेश दिया गया कि राजा को ऐसा होना चाहिए जो प्रजा को पुत्र की तरह माने, और यदि नहीं मानता है तब मनुस्मृति को याद करिए, वेन और नहुस को घसीट करके कुत्तों की तरह मार डाला गया। ये भी अधिकार हमारी परंपरा देती है। कैसे देती है कि लोगों में राज्य की वजह से एकता नहीं है, बल्कि लोगों में जो एकता है उसकी वजह दूसरी है, और इसकी वजह से उनके पास ये ताकत आती है। ये था हैंडलूम टाइप ऑफ नेशनलिज्म। और वो बार बार जब हम लोग उन पर ये आक्षेप लगाते हैं, कुछ लोग आक्षेप लगाते हैं कि नहीं वो तो नेशनलिस्ट नहीं थे, इंटरनेशनलिस्ट थे या ह्यूमैनिटेरियन थे, तो ये वाला संदर्भ जरूर ध्यान में हमको रखना चाहिए कि वो आखिर किस तरह के राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, और ऐसी राष्ट्रवाद की बात उस जमाने में वो क्यों नहीं करते जिस जमाने में हम गुलाम हैं। अब सवाल आता है कि जो दूसरे पक्ष की वो चर्चा करते हैं, जहां वो कहते हैं कि एक पावरलूम टाइप ऑफ नेशनलिज्म है, तो उसमें कहते हैं यहां पर राज्य जो है एक मशीन बन गया है और मनुष्य उसके पुर्जे बन गए हैं, और उन पुर्जों को जब मनुष्य जो है नागरिक है पुर्जे बन गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि मशीन का जो ताकत है, मतलब जो उसका एक मतलब वो व्यापक रूप में जो स्वयं मशीन है, वह किसी भी पुर्जे की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये स्टेट को सुप्रीमेसी देने की एक ऐसी धारा चल पड़ी जिससे स्टेट सेंट्रिक नेशनलिज्म का जन्म हुआ। ध्यान दीजिए इस शब्द पर, मैं क्या कर रहा हूं, स्टेट सेंट्रिक नेशनलिज्म का जन्म हुआ। ये पीपुल सेंट्रिक नेशनलिज्म नहीं था, और इसी स्टेट सेंट्रिक नेशनलिज्म ने दुनिया में तबाही मचाई। जरूरी इस बात का है, जरूरत इस बात की है कि वह जो राष्ट्रवाद है वह ताकत के रूप में जनता के हाथ में रहे, न कि वह ताकत के रूप में शासकों के हाथ में रहे। शासकों के हाथ में जाएगी तो इसका प्रयोग करके वो गवर्नमेंटलिटी पैदा करने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे ठीक है अभी थोड़ा दब रहे हो, दबे रहो, लेकिन इसमें आगे चल करके तुम्हारा कल्याण होगा। हिटलर भी ऐसा कर रहे थे, मुसोलिनी भी ऐसा कर रहे थे, और दुनिया के हर तानाशाह ने ऐसा किया है। तो ये तो मैं एक एंगल लिया टैगोर के जरिए। दूसरा एंगल मैं लेता हूं महर्षि अरविंद के जरिए, और वो भी आपको बड़ा रोचक लगेगा। अरविंद ने कहा कि राष्ट्रवाद एक धर्म है, पर हमें यह समझने की जरूरत है कि वो लॉजिक क्या था उनका और वो कैसा धर्म कहते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी अस्तित्व के लिए इंडिविजुअलिटी और कलेक्टिविटी के बीच में हार्मनी आवश्यक है, और वह हार्मनी धर्म है। राष्ट्रवाद भी ऐसी ही हार्मनी उत्पन्न करता है, क्रिएट करता है। एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई बीज है, वह अपनी इंडिविजुअलिटी को बनाए रखने के लिए मिट्टी से, पानी से, हवा से, सूर्य के प्रकाश से न मिलना चाहे तो वह इंडिविजुअलिटी में ही नष्ट हो जाएगा। और दुनिया में जिन समूहों में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ वो समूह भी इसी तरीके से नष्ट हो गए। लेकिन एक दूसरी स्थिति की कल्पना करिए कि यदि बीज की जो इंडिविजुअलिटी है उसके ऊपर पानी का दबाव बहुत हो जाए, मिट्टी का दबाव बहुत हो जाए, हवा का दबाव बहुत हो जाए, सूर्य की जलती हुई किरणों का ही सहारा उसको मिले, तब भी वो नष्ट हो जाएगा। तो जरूरत किस चीज की है? अस्तित्व की रक्षा के लिए इंडिविजुअलिटी और कलेक्टिविटी में एक हार्मनी स्टेब्लिश करने की जरूरत है। वही धर्म है, और राष्ट्रवाद भी यही करता है। मतलब हमारी जो निजता है और हमारी जो सामूहिकता है उसके बीच में समन्वय की एक थाती तैयार करता है, एक पृष्ठभूमि तैयार करता है राष्ट्रवाद, और यह इस अर्थ में धर्म है। ये दूसरी बात जो कहा वो मैंने महर्षि अरविंद के हवाले से कहा। अब आते हैं गांधी। गांधी ने राष्ट्रवाद की एक ऐसी परिभाषा दी
जिससे अच्छी परिभाषा मुझे और कोई दुनिया में मिली नहीं। मतलब वो इतनी व्यावहारिक है और इतनी ठोस है, जो लगता है कि हम इसे आंख से देख सकते हैं, पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, आंख से दिख, वो परिभाषा आंख से दिखती है। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा समूह जिसकी एकता को विदेशी लोग आकर के न तोड़ पाए बल्कि उन्हीं के साथ घुल मिलकर रहने लगे, वह राष्ट्र है। और उनके भीतर यह जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह राष्ट्रवाद है। आप भारत को देख लीजिए, राष्ट्रवाद है कि नहीं। हुण आए, तातार आए, शक आए, मंगोल आए, कितने ही लोग आए, लेकिन हमारी एकता उससे नहीं टूटी। बल्कि क्या हुआ कि वो सब हमारे भीतर ही घुल मिलकर रहने लग गए। ऐसी जब किसी समूह में एकता होती है तो गांधी कह रहे हैं कि वही राष्ट्रवाद है। और ऐसा नहीं है कि भारत में ही था, यह हम चीन में भी ऐसा ही देखते हैं। और ये इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अद्भुत परिभाषा राष्ट्रवाद की है, एकता का जो इस प्रकार का आधार है। अब ये तीन संदर्भ ऐसे आए जिन तीन संदर्भों के द्वारा मैंने कोशिश की कि मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा था उसका एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, थ्योरेटिकल एंगल कैसे कुछ महान विचारकों के चिंतन में दिखता है, उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर सकूं। अब मैं चर्चा के अगले पड़ाव पर इस चीज की चर्चा करना चाहूंगा कि यह जो राष्ट्रवाद है जिसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि वो ऋग्वेद के समय से ही दिखती है, तो सवाल सवाल ये उठता है कि फिर कहां आकर के हम वो टूट गई, या फिर उसमें कुछ विकार आ गया और हमारी राष्ट्रवाद की वह चेतना गई कहां, और यदि गई तो फिर वापस आई कि नहीं। ऋग्वेद में जो कहा गया वह एक बहुत आइडियल है। मनुस्मृति में आते हैं लौट करके, और मनुस्मृति में जब हम सप्तांग सिद्धांत पढ़ते हैं, सप्तांग राज्य का सिद्धांत पढ़ते हैं, तो पाते हैं कि राष्ट्र जो है वह राज्य का एक एलिमेंट बन जाता है। और यह कैसा एलिमेंट है, तो राष्ट्र को जिस तरीके से सप्तांग राज्य के भीतर मनु और कौटिल्य ने परिभाषित किया, उसमें जनपद के गुण उसमें शामिल हो गए। मतलब एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का विचार इसमें आ गया। और दूसरी चीज है कि उसमें जातीय एकता का भी बोध आ गया। ये दोनों चीजें उसमें आ गई। मतलब मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक आते आते, मतलब कि नेशन को जिस एथनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के सेंस में ग्रीक लोग देख रहे थे, लगभग लगभग वैसा सेंस स्मृतियों के काल में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक आते आते हमारे यहां भी आ गया। मतलब जितने ग्रेटर यूनिटी की हम लोग बातचीत शुरू किए थे ऋग्वेद में, जब उसे व्यवस्था में उतारने की बात आई तो हम उस तरीके से नहीं उतार पाए। इसकी कुछ खास वजह थी। खास वजह यह थी कि इतिहास की जो धारा उस वक्त चल रही थी, उस वक्त हमको एक दृढ़ साम्राज्य की जरूरत है। और उस दृढ़ साम्राज्य ने क्या किया, कभी कभी इतिहास के प्रति हमको कठोर होना पड़ता है, निर्मम होना पड़ता है। हम इसको नकार के कुछ दूसरी बात भी कह सकते हैं, और उम्मीद है आगे चल करके कुछ कहेंगे भी। लेकिन जिस पूरे एक परिप्रेक्ष्य में अपनी बातों को कह रहा हूं, उससे काट करके इसको न समझा जाए। इसको ऐसे समझा जाए कि वैशाली है, लिच्छवी है, वज्जी है। जब एक साम्राज्य के ये अंग बनना शुरू होते हैं तो क्या यहां के लोगों को अपनी स्वतंत्रता, अपनी पहचान संकट में जाती हुई नहीं दिखी होगी? तो एक दूसरे एंगल से इसका उत्तर भी देने की कोशिश करते हैं कि नहीं, सीमा पर आक्रमण बढ़ गए थे, इसलिए संभव होगा
कि ये लोग अपनी जो तात्कालिक पहचान संकट है उसमें लिप्त नहीं हुए होंगे, बल्कि उस एक ग्रेटर यूनिटी का जो एक एंडेवर शुरू हुआ है उसमें पार्टिसिपेट करने लगे होंगे। ये अतीत की व्याख्या का एक धारा है, लेकिन इसकी एक दूसरी व्याख्या भी संभव है। फिर भी महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भारत की ऐसी विशिष्टता देखिए कि साम्राज्य निर्माण के क्रम में आस्था का बदलाव नहीं हो रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जिस आस्था प्रणाली में लोग अपने अपने छोटे गणों में थे, वो बड़े गण में परिवर्तित होने पर भी उनकी आस्था प्रणाली में परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन यूरोप में यह परिवर्तन आपको दिखेगा। उनके आस्था प्रणाली में भी परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से यूरोप में जिस तरीके की चुनौती आएगी राष्ट्रवाद के विकसित होने में, उस तरह की चुनौती भारत में नहीं आएगी। इस संदर्भ का हमें ध्यान में रखना जरूरी है। इसीलिए भले ही ऋग्वेद का जो आदर्श है राष्ट्रवाद का, वो आगे चल करके उसी रूप में प्रकट न हुआ हो, लेकिन राज्याभिषेक के माध्यम से राजा स्थापित होगा, यह जो परिपाटी विकसित हुई थी, इसके बहुत बड़े अर्थ संदर्भ थे। लेकिन उस अर्थ संदर्भ को हम लोग आज नहीं समझ सकते हैं। इसकी वजह यह है कि हम लोगों को जब पूजा पाठ करना होता है तो उसमें हम लोग आज अपने पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब करना है आध्यात्मिक कर्मकांड अनुष्ठान, बुला लेंगे बहुत लोगों को, गाड़ी राइफल, बिहार में तो ऐसा बहुत होता है। मतलब वहां धर्म अध्यात्म तो गायब है, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। और यह जो राज्याभिषेक होता है वो कैसा हो रहा है? राज्याभिषेक का जो मंत्र है और जो सप्तपदी का मंत्र है वो लगभग लगभग एक ही तरह का है। और उस राज्याभिषेक में आप देखिए वो चांडाल शामिल है, जो नगर वधु है वो शामिल है, ब्राह्मण शामिल है, जितने श्रेणी है वो शामिल है। उनको सिर्फ बुलाया नहीं गया है कि आकर के ये तमाशा देखो, इस अर्थ में वो नहीं आए हैं। वेश्याओं के घर की मिट्टी लाई गई है, जहां सुअर, जिसको बखोर बोलते हैं बिहार में, वहां की मिट्टी लाई गई है। शनि के पूजा में ये लगता भी है। ये क्या था? ये इस बात का सूचक था कि समाज का कोई भी तबका राज्याभिषेक के समय अनुपस्थित नहीं होगा, मतलब सबकी स्वीकृति होगी। मतलब समाज के सभी तबके के लोग मिलकर एक स्वीकृति प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे स्वीकृति ली जा रही है। इसीलिए देखिए कि सदैव राज्याभिषिक्त राजा की ज्यादा महिमा गाई गई है बनिस्पत उस राजा की जिसने तलवार के बल पर या किसी तरीके से राज्यारूढ़ होने की कोशिश की है। इन संदर्भों को जब तक हम सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ करके और उस समय की मनोदशा के आधार पर ही नहीं समझेंगे, तब तक हम सिर्फ मॉडर्न माइंडसेट से कोशिश करेंगे कि उसको समझ जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। खैर, एक तो ऐसा भारत में देखते हैं कि भले ही आदर्श के रूप में ना उसको उस तरीके से लागू कर पाए हों, लेकिन जो व्यवस्थागत प्रयत्न कर रहे थे हम लोग, उसमें वो चीजें शामिल रही हैं। लेकिन आगे चल करके जब आप देखिए कि भारत में मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत होती है, तो एक दिक्कत यहां आई। दिक्कत आई कि जो शासक वर्ग है उसकी आस्था प्रणाली अलग है और जो शासित वर्ग है उसकी आस्था प्रणाली अलग है। हम लोग जो अकबर की एक महानता की चर्चा किया करते हैं, हालांकि इन दिनों वो काफी विवाद के घेरे में भी है, पर देखने की कोशिश ये करें कि भारत में अशोक की महानता क्यों बताई गई। अशोक की महानता इसलिए बताई गई कि उसका छात्र धर्म जो था वह ऋषि धर्म के समक्ष नतमस्तक हुआ। कुछ कुछ ऐसी ही बात दीन इलाही में अकबर के साथ भी दिखती है।
वहां पर उसकी महानता को स्वीकार की जाती है। तो स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला जो तबका है, भले ही भारत में उसको क्षत्रिय कहा गया है, क्षत्रिय को शौर्य से जोड़ा गया है, लेकिन वह क्षत्रियत्व जिसमें ऋषित्व का समावेश होता है वही पूज्य बना है, वही सराहनीय बना है। पश्चिम में आपको यह ट्रेडिशन कम देखने को मिलेगी। वहां प्रसिद्धि वॉरियर्स की है, हमारे यहां भी वॉरियर्स की प्रसिद्धि है, लेकिन उस वॉरियर की प्रसिद्धि है जिसने छात्र धर्म के साथ शील धर्म का समावेश किया हो। और इसीलिए सावरकर ने जब विजयदशमी के दिन एक सभा आयोजित की थी, गांधी भी वहां गए थे, सावरकर ने हमारे देवी देवताओं के हाथ में जो शक्ति के प्रतीक हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, उसकी चर्चा के आधार पर हिंसा का सहारा लेने की बात की थी। और तब गांधी ने तुलसी बाबा के एक चौपाई से राम जी की प्रसिद्धि बताई थी। सौरज धीरज जेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। हमने अपने देवताओं को उनके हिंसक शक्ति के कारण देवता नहीं माना है, उनके भीतर जो शील गुण है, क्षमा है, त्याग है, इसकी वजह से उनकी महानता है, इसलिए वो हमारे ईश्वर है। कोशिश जिस बात की मैं कर रहा हूं वो ये है कि एक समय में आकर के हमारे यहां भी ऐसा हुआ कि हमारी आस्था प्रणाली, जिस आस्था प्रणाली से हमारे लोग शासित हो रहे हैं, वो दोनों एक है, और आगे चल करके एक बदलाव देखने को मिलता है। और फिर जब यहाँ अंग्रेजों का आगमन होता है, अंग्रेजों के आगमन ने भारत में क्या किया। कार्ल मार्क्स की हम लोग बड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने जब डेली ट्रिब्यून में लिखना शुरू किया था भारत के बारे में 1857 और इसके 53 इसके आसपास से, तो डेली ट्रिब्यून ने जो कुछ भी लिखा वो ऑन इंडिया नाम से बाद में प्रकाशित भी हुई है। एक बड़ी रोचक बात कही। ये अलग बात है कि उसका एक एजेंडा था जो उस वक्त जस्टिफाइड था उसके लिए। मार्क्स आज होते तो कुछ भी खुद अपने आप को खारिज कर लेते। उन्होंने कहा कि भारत को उन लोगों ने पराभूत किया जो सभ्यता में उससे कमतर थे। ध्यान दीजिएगा, ये अंग्रेजों के आने से पहले जो लोग पराभूत किए वो कैसे थे, उनके बारे में कह रहा है कि वो भारत से सभ्यता में कमतर थे और इसीलिए वो भारत में घुल मिल गए। लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को समझ लिया, मतलब इस रहस्य को अंग्रेजों ने समझ लिया। अब देखिए, अंग्रेजी निष्ठा कार्ल मार्क्स की, इसकी वो व्याख्या कर सकते थे, लेकिन इसकी व्याख्या में वो नहीं गए। मैं उसकी व्याख्या कर दूं, मतलब मीनिंग डिराइव करना चाहूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कार्ल मार्क्स ने कहा, पर मैं ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं कि उनके राइटिंग्स से ये मीनिंग मैं डिराइव कर रहा हूं। तो मीनिंग क्या आती है कि अंग्रेजों को जब ये बात पता चल गई कि हम भी उनसे सभ्यता में कमतर हैं, तो उन्होंने यहां की सभ्यता को बेकार साबित करने की कोशिश की और यहां पर एक ऐसा तबका उत्पन्न करने की कोशिश की जो यहाँ की भाषा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के धर्म से अपने को उखड़ा हुआ महसूस करे। मैकाले की शिक्षा नीति का जो हम लोग विरोध करते हैं इतना, उसके पीछे कुछ वजह है। ये अलग बात है कि आज तक हम उसको छोड़ के बहुत आगे भी नहीं जा पाए, पर मेरा आज का ये विषय नहीं है। तो यह सब जो प्रयास किया अंग्रेजों ने, उनका उद्देश्य यह था कि भारतीयों में जो एकता है, मौलिक एकता है, उस एकता को तोड़ दिया जाए। और उस एकता को तोड़ने के क्रम में उनके सामने जो विकल्प दिया जाए, वह विकल्प उनके सामने ब्रिटेन का हो, वह विकल्प उनके सामने पश्चिम का हो। और इसी नजरिए से जिन लोगों ने भारत के राष्ट्रवाद को समझने की कोशिश की, वो अधिकांश ऐसे विचारक हैं जो कहते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा है,
जो ब्रिटिशर्स ने भारत में राजनीतिक एक रूपता, प्रशासनिक एक रूपता, न्याय व्यवस्था की एक रूपता इत्यादि स्थापित करने की कोशिश की, इसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद आया, या फिर राष्ट्रवाद भारत में अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही थी उस प्रतिक्रिया की वजह से आया। इन दोनों में ही एक कमी है। वह कमी यह है कि राष्ट्रवाद यदि प्रतिक्रिया का परिणाम है, तो जिनके प्रति आप प्रतिक्रिया कर रहे थे उनकी अर्थव्यवस्था को, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को अपनाने की क्या जरूरत है? ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात पार्था चटर्जी ने अपनी रचनाओं में लिखने की कोशिश की है। तब तो हमें सीधे से उनको खारिज कर देना चाहिए था। लेकिन जब हमें पश्चिम के ही उद्योग मॉडल को अपनाना हो, चाहे नेहरू जी हो चाहे मोदी जी हो, वही कर रहे हैं। बीच में सारे वही करने की कोशिश कर रहे थे। वही हमको इंडस्ट्रियलिज्म का मॉडल चाहिए, वही शहरीकरण का मॉडल हमको चाहिए, यातायात का वही मॉडल चाहिए, सब तो वही चाहिए। तो भाई जिससे हम प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, हमारी एकता उनकी प्रतिक्रिया में आई, तो हमको उनके मॉडल को बनाए रखने की क्या जरूरत है? क्योंकि यह मॉडल एक समय हमारी पहचान को भी गढ़ेंगे। यह इसमें एक तार्किक बाध्यता आती है। अब सवाल है कि इस तार्किक बाध्यता का कोई जवाब दिया जाए अपने राष्ट्रवाद के आधार पर, क्या फिर हम यह दिखाने की कोशिश करें कि पश्चिम आपने अपने राष्ट्रवाद को ठीक से नहीं समझा था, और हमारे राष्ट्रवाद को भी इसी तरीके से आपने ठीक से नहीं समझा। आइए हम एक बेहतर दुनिया को बनाने के लिए अपने अपने राष्ट्रवाद को इंडिविजुअलिज्म पर आधारित करने के बजाय ह्यूमैनिटेरियनिज्म पर स्टेब्लिश करने की कोशिश करें। और जब हम नेशनलिज्म को इंडिविजुअलिज्म के जगह पर ह्यूमैनिटेरियनिज्म पर स्थापित करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि भारत के पास ही इसकी अनमोल थाती है। पश्चिम में भी इस तरह के चिंतक रहे हैं जिन्होंने इस तरह की बात करी है। अब इन दिनों आप यदि राष्ट्रवाद पे जो कुछ लिखे जा रहे हैं महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में नेशनलिज्म से ही एक जर्नल निकलता है, और ब्रियूली इन दिनों उनके संपादक हैं, और बहुत ही प्रसिद्ध लेख दुनिया भर के इसमें छपते रहते हैं। इन दिनों उन लोगों ने नेशनलिज्म पर एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, जिसको वो लोग कहते हैं डिजिटल नेशनलिज्म। एक हम लोग कहाँ हैं जो अभी भी वाग्देवी सूक्त की चर्चा करते हैं, और एक वो लोग हैं जो अब डिजिटल नेशनलिज्म की चर्चा करने लगे हैं। लेकिन ये जो डिजिटल नेशनलिज्म है, जब इसकी कीमियागिरी को हम समझते हैं, तो लगता है कि अरे आखिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे भाई। मतलब हम में एकता क्यों है? तो इसको समझिए कि हम सब लोग गूगल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम सब लोग माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम सब लोग इसी तरीके से कोई पीडीएफ फाइल कहाँ है तो कॉमन तरीके से सब लोग डाउनलोड कर लेते हैं। इसकी वजह से सब लोगों में एकता आ रही है। मतलब तकनीक हम लोगों में एकता जो लाती जा रही है, वो क्या हो रहा है, उससे डिजिटल नेशनलिज्म उत्पन्न हो रहा है। और इससे परिणाम क्या होगा कि दुनिया भर के नेशनलिज्म में जो एक दूसरे पर आड़ी तिरछी रेखा खींचते हैं, वो ऐसा करना बंद कर देंगे, बल्कि उनका फेस ह्यूमैनिटेरियन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की धारा पर जब नेशनलिज्म की व्याख्या करने की कोशिश की जाती है, तो उसका मतलब यह होता है कि आधुनिकता धीरे धीरे हमारी जड़ों को काटती रहेगी, और जब हम जड़ से कटे हुए लोग रहेंगे, तो हमारा वर्तमान ही सर्वस्व होगा, और उस वर्तमान को तकनीक और अर्थव्यवस्था परिभाषित कर रही होगी, और वह परिभाषा दुनिया भर में एक ही तरह का होगा। तब जाकर के हमारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे। पर क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसका एक संकेत तो कोविड के समय में ही हम लोगों को मिल गया।
भाई इसी तकनीकी दुनिया में रह रहे हैं ना हम, जिस तकनीकी दुनिया में हम आगे और एकता की बात कर रहे हैं। क्या हुआ? दिखाई तो यह पड़ा कि इस तकनीक ने जब हमको पीड़ित किया तो आधुनिकता हमारे काम नहीं आई। ऐसे कहूंगा तो ये बात कम्युनिकेट नहीं कर हो पाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं। उस एग्जाम्पल को ऐसे समझिए कि जब जब दुनिया में महामारियां आई हैं, तब तब उस समय की जो आधुनिकता रही है, ऐसा तो है नहीं कि आधुनिकता आज ही है, 100 साल पहले भी थी, 200 साल पहले भी थी, तब तब वो आधुनिकता काम नहीं आई है। जब हम संक्रमित हुए तो क्या कर रहे थे? जब हम संक्रमित हुए तो आधुनिकता को छोड़े हुए थे, घर में बंद थे ना, ट्रेवल नहीं कर रहे थे हम। अनाप शनाप स्विग्गी, जोमेटो, पिज्जा, डिलीवरी बॉय, इन सबों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। आधुनिकता है ना ये सब, उसको भी छोड़े हुए थे। मॉडर्न मेडिसिन हमारे काम नहीं आ रहा था, वही घरेलू नुस्खे सब इस्तेमाल कर रहे थे, ये भी मॉडर्निटी को छोड़े हुए थे। वही मैं कह रहा हूं कि जब जब महामारियां आती हैं, और खास करके इस महामारी ने यह साबित कर दिया कि यह आधुनिकता जो है, महामारी ले तो आएगी, लेकिन यह जो संसाधन दे रही है वह काफी कम पड़ेगा। अब ऐसी हालत में हम ये कैसे स्वीकार कर लें कि यह तकनीक हमको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाली है जहां हम राष्ट्रवाद आधारित अपने आपसी अंतर विरोधों को भूल जाएंगे और एक बेहतर राष्ट्रवाद का निर्माण सभी कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर स्टीफन हॉकिंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में कहते हैं कि मानव जाति को 200 साल के भीतर दूसरे ग्रहों पर बसने की योजना बना लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद यहां इसका रहना संभव नहीं होगा। आप कल्पना करिए, वो समय 1 महीने बाद चला आए, तो हम जितने लोग आज जुड़े हुए हैं ना इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर, इसमें से एक को आदमी नहीं जाएगा अंतरिक्ष में। पैसा ही नहीं है, सब टीचर बेचारा फटीचर माना जाएगा उस वक्त। तो जाएगा कौन? और जो जाएगा वो जा करके वहां पर राष्ट्रवाद की कैसी चर्चा करेगा? यही तबका जो वहां जाएगा, जो आज राष्ट्रवाद की गुणगान कर रहा है, राष्ट्रवाद पर अपनी रोटी सेक रहा है, किसी दूसरे ग्रह पर जाएगा तो राष्ट्रवाद को गाली देगा, बताएगा कि हमने तो ऐसा करके वहां से आए हैं। और हम सब लोग जिन पर राष्ट्रवाद के आधार पर शासन किया जाता है, जो सबसे अधिक राष्ट्रवाद के लिए मरते खपते हैं, वो यहीं रह जाएंगे। तो राष्ट्रवाद के खतरे भी हैं, मतलब राष्ट्रवाद से खतरा भी है और राष्ट्रवाद को भी खतरा है। इन दोनों से ही हमको राष्ट्रवाद को बचाने की जरूरत है। अब सवाल ये आता है, अब अपनी बात का मैं समाहार करना चाहूंगा, 1.25 घंटे लगभग हो गए हैं, कि आखिर पश्चिम ने रेनेसा के बाद से खास करके राष्ट्रवाद को इस तरीके से जो परिभाषित कर लिया। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं तो जानना चाहूंगा कि इसके पीछे उसकी क्या पॉलिटिक्स थी, और इसके पीछे की पॉलिटिक्स को उजागर करने के लिए मैं रुथखेर बर्गमान की एक नई रचना 2021 में आई है, ह्यूमन काइंड ऑफ होपफुल हिस्ट्री, उसका सहारा लेना चाहूंगा। हुआ ये कि पिछले 300 साल में यूरोप ने मानव जाति के 20,000 साल के इतिहास को बदल देने की कोशिश की। मतलब उसने यह स्थापित करने की कोशिश की कि मनुष्य जो है वह एक हिंसक स्वार्थी प्राणी है, और इसके लिए जो डार्विन का उद्विकासवाद है वह उसका बहुत बड़ा पथ प्रदर्शक था। ताकत के बल पर डार्विन को सही साबित करने की कोशिश की गई, उसे खारिज भी किया जाता रहा, लेकिन भीतर भीतर उसको सपोर्ट भी दिया जाता रहा। एक लिहाज से देखिए तो कैपिटलिज्म में और मार्क्सिज्म में कोई फर्क नहीं। ये आपको बड़ी विचित्र बात लग जाएगी अभी, लेकिन ये चीज मैं स्टेब्लिश कर लूं 3-4 लाइन में ही। सिर्फ दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों ही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में विश्वास करते हैं, लेकिन
फिटेस्ट की जगह कार्ल मार्क्स सर्वहारा को रख लेते हैं, और कैपिटलिज्म जो है वो फिटेस्ट की जगह पूंजीपति को रख लेता है। अब डार्विन के आधार पर जो इस तरीके से फ्लोट करने की, इतिहास की व्याख्या करने की कोशिश की गई, जहां बताया गया कि मनुष्य स्वार्थी है, झगड़ालू है, लड़ाकू है, और इसी ने राष्ट्रवाद को डेवलप किया, इससे जो उदीयमान पूंजीवाद था, जहां पर व्यक्ति का स्वार्थ, उसके द्वारा किया गया शोषण जायज बताने की कोशिश करनी थी, ये उसका एक सहारा था। इसीलिए जितने भी फॉसिल एविडेंस मिले मनुष्य के उद्विकास के, उसकी उसी लाइन पर व्याख्या की गई। ये बर्गमान ने जो अपनी अच्छा, उस धारा का वर्तमान समय में सबसे बड़ा जो प्रतिपादक है वो युवा नोआ हरारी है। और जब यह किताब गई उसके पास देखने के लिए, बर्गमान वाली, तो उसने 2 लाइन लिखी कि इस किताब ने मानव जाति को समझने के लिए हमको एक चुनौती दी है और साथ में एक फ्रेश पर्सपेक्टिव भी दिया है। इसमें वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता है कि एक भ्रांति है, हम लोग भ्रांति में ये मानते रहे कि होमो सेपियंस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी टाइप का रहा है सभी प्राणियों में। बोलता है भ्रांति है। उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वह कहता है कि यदि होमो सेपियंस पीसी है तो नियांडरथल सुपर कंप्यूटर था, शरीर से भी बहुत बड़ा बलशाली था, बुद्धि से भी बहुत तेज था, लेकिन वो संगठित होकर नहीं रहता था। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो बड़े बलशाली भी हों और बुद्धिमान भी हों, तो किसी के अनुगामी नहीं बनेंगे। मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो राक्षसों की अवधारणा की है, शायद, मैं ऐसा अनुमान कर रहा हूं, शायद उस समय के जो संघर्ष की स्मृतियां रही होंगी, उनसे जोड़ते हुए उस तरह के लोगों को राक्षस कर दिया होगा। और यह जो मनुष्य है उसके बारे में कहता है, यह थोड़ा डरपोक, अपने को बहुत प्रकट न करने वाला, थोड़ा चुपचाप रहने वाला, आलसी, सौहार्द और प्रेम से रहने वाला जीव है। इसका जो संघर्ष नियांडरथल से होता है, और बताया कि जो फॉसिल्स एविडेंस पाए गए, जिनके बारे में पहले यह कहा जा रहा था कि यह विद इन कम्युनिटी वार या विद इन कम्युनिटी स्ट्रगल के परिणाम है, उसके बारे में वह कहता है। और इसी आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी, तो शुरू से ही लड़ता रहा है। यह कहता है नहीं, ये नियांडरथल और उसके बीच में संघर्ष के परिणाम थे। नियांडरथल एक खास तरीके से सिर फोड़ दिया करता था इधर पीछे मार के, वो सब जगह उसको दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन यह जो मनुष्य है उसमें क्या थी कि अनुकरण से सीखने की और संगठित रहने की इसमें क्षमता थी, ये इसकी आदत थी। और इस आदत की वजह से उस संघर्ष में ये जीत तो गया, लेकिन अनुकरण करते करते उसकी बहुत सी आदतें भी उसमें आ गई। हमारे ऋग्वेद में देखिए कि जब मूल्यों के ह्रास के लिए हमारा ऋषि रो रहा होता है, आपको एक बार शायद इस कहानी की एक अवान्तर रूप से व्याख्या नजर आएगी। तो हमको ऐसा जो अनुकरण से हमको आ गया, वो हमारी मूल प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन डार्विन के विकासवाद में कहा गया कि वो हमारी मूल प्रवृत्ति थी, और उसी आधार पर राष्ट्रवाद को गढ़ने की कोशिश की गई। हमको एथनिक नेशनलिज्म से धीरे धीरे सिविक नेशनलिज्म की ओर बढ़ना चाहिए था, लेकिन बीच में शीत युद्ध आ गया, और परिणाम यह हुआ कि एथनिक नेशनलिज्म जहां जहां सिविक नेशनलिज्म बने थे, वो जियोग्राफिकल इम्पर्टेबिलिटी के एरिया से बाहर नहीं निकल पाए। और जब ये शीत युद्ध खत्म हुआ, तब वह नेशनलिज्म फिर से, जिसको कॉस्मोपॉलिटन नेशनलिज्म की ओर जाना चाहिए था, वो लौट करके सिविक नेशनलिज्म, एथनिक नेशनलिज्म की ओर आता हुआ दिखाई पड़ता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि ज्यादा पीछे मत जाइए, 70 के दशक से लेकर के 2014 तक जितने लोग दुनिया में मारे गए हैं,
वह दोनों विश्व युद्धों में उतने नहीं मारे गए, जबकि ये डायरेक्ट स्ट्रगल, डायरेक्ट वार की भी जगह नहीं थी। और ये सब राष्ट्रवाद के नाम पर हो रहा है। इसीलिए इस दुनिया को यदि राष्ट्रवाद के खतरे से बचाना है और राष्ट्रवाद को जो खतरा आ रहा है उससे रक्षा करनी है, मानव जाति के लिए एकता का जो सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकता है, जिसमें राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रवाद के बीच का मतलब का सेतु बनना है, उस राष्ट्रवाद पर हमें यदि चलना है तो भारत के राष्ट्रवाद पर गंभीरता से विचार करना होगा और इसको विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों से हमें मुक्त करके देखना होगा। तो बंधु, आज के लिए इतना ही। बाकी यदि आपकी ओर से कोई सवाल आते हैं, मैं उसकी चर्चा के क्रम में कुछ छूटी हुई बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। इतने देर तक आप लोगों ने ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुना, इसलिए मैं आप सबों का पुनः आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार।